राजीव रंजन, मैं खालिस नहीं, आम सियासी आदमी बात के नहीं। सरोकारों की बात करना चाह रहा हूं। रोजगार क्या एक बड़ी समस्या नहीं है, या उसको आपने हम आंकड़ों और ताल ठोकने में ही मैंने कहा- हवा में उड़ा दें? उसका कहीं जवाब मिल रहा है? 42.3% ग्रेजुएट्स 25 साल से नीचे बेरोजगार हो, तो हम कौन से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं? ये डेमोग्राफिक डिजास्टर हो रहा है। देखिए संदीप जी, मैंने जो कहा उसमें कहीं विषयांतर नहीं था। आप अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के जो उपलब्धियां हैं, मैंने अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया और पार्टी के फैसलों को मैं लेकर के मैंने कहा कि इससे देश के कई मसलों पर देश की दिशा तय करने में इन फैसलों से मदद मिलेगी। पहली बात, जब हम अलायंस में हैं तो निसंदेह इस अलायंस के मुकाबले अगर दूसरा अलायंस जो बनता, आपका ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए देखा जाता है कि आप 2004 से 2014, मैं उसके पहले के 50 वर्षों पर नहीं जाऊंगा, उन फैसलों के मुकाबले 2014 से 2024 के बीच क्या हुआ, इसके तुलनात्मक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बेहतर किया। अब आप विकल्प देना चाहते हैं और विकल्प के लिए आप कहीं से गंभीर नहीं हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं देश को छलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं है कि आप देश में अकेले अपने बल पर इस सरकार को चुनौती दे पाए, इंडिया अलायंस को चुनौती अब दे सरकार पाए। की चुनौती की बात हो गई। एक मिनट में सुन गया, मैंने सुन लिया। करेंगे सरकार और विपक्ष आपस में चुनौती की बात कर रहे हैं। चुनौती बेरोजगारी की है, उसको कोई सही मायने में एड्रेस करते हुए ये कह देना आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे और जातिगत जनगणना करा देंगे, जो विपक्ष कह रहा है, या सत्ता पक्ष कोई रोड मैप ही नहीं दिखा रहा, तो इससे ये समस्या टल जाएगी क्या? देखिए जो आरक्षण की सीमा तोड़ने वाली बात है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मौजूदा नौकरियां और मौजूदा जो रोजगार हैं उसके रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। जो वही बॉक्स है, वही बॉक्स है। उसमें देखिए किसी के पास नई नौकरियां पैदा करने, नए रोजगार पैदा करने का ना कोई फार्मूला है, ना कोई योजना है, ना कोई उसकी कोई भविष्य दृष्टि है, कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। मैं आपको बिल्कुल, मुझे ठीक से मैंने इसका अध्ययन किया है और मैं बता सकता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त अर्थव्यवस्था की रोजगार देने की जो कैपेसिटी थी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी थी, वो पॉजिटिव भी थी, लेकिन बहुत ही मार्जिनल पॉजिटिव में थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तब वो शून्य हो गई और धीरे धीरे नेगेटिव में जाने लगी, और अब नरेंद्र मोदी की सरकार के जमाने में पूरी तरह नेगेटिव में है। इस मामले में सारी पार्टियां, पक्ष हो विपक्ष हो, जो पहले सरकार में थे, जो आज सरकार में है, सब लोग एक ही हमाम में खड़े हुए हैं। सरकारी नौकरियों की अपने आप में एक सीमित दायरा है। कोई नहीं कहता सरकार को सारी नौकरी देनी चाहिए, लेकिन तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर देंगे सरकार, और वहां ये आरक्षण की सीमा भी तोड़ देंगे क्या? लेकिन ये सफाई भी मिलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, ऐसा नीतिगत ढांचा बनाए कि उससे नौकरियां पैदा हों, अर्थव्यवस्था इस तरीके की बनाए। और निजी क्षेत्र को, सरकार सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र को मदद देती है, हम सब लोग जानते हैं। उनके कर्ज माफ किए जाते हैं, पूरे पब्लिक सेक्टर के बैंक सरासर निजी क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए बने। पूरा पब्लिक सेक्टर बना ही निजी क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए था। अब ये ऐतिहासिक रूप से साबित हो चुका है, समाजवाद लाना उसका मकसद नहीं था। तो ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि निजी क्षेत्र के सामने ये शर्तें रखे कि आपको इस सीमा तक एम्प्लॉयमेंट के गोल्स हैं, एक छोटा सा इंटरवेंशन चाहूंगा दूसरे अभय दुबे से। अभय, सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण की लक्ष्मण रेखा तोड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। वहां तो एक सीमित दायरा है ना नौकरियों का, निजी क्षेत्र में भी यही लागू करोगे? संदीप जी, कोई एक मिनट, इस बात को नहीं बोलता। हाँ। देखिए, ये अधिकार संपन्न बनाने का प्रश्न है। ये जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो अधिकार संपन्न बनाने की बात कर रहे हैं। आप उसको बहुत संकुचित दायरे में मत देखिए। संकुचित? वो इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि जो हमने एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी 51 के बाद के पहले संशोधन से, ना तो मैं भारत सीधा पूछ रहा संपन्न हुआ, हूं, ज्यादा तेजी से आगे संभावना है, अब ज्यादा रोजगार सृजित निजी क्षेत्र में हो सकते हैं ना, वहां के लिए क्या यही नीति लागू करेंगे? साफ सीधा सवाल है। नहीं संदीप चौधरी जी, ये रिजर्वेशन सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं है, ये रिजर्वेशन शैक्षणिक संस्थानों का है, ये रिजर्वेशन उन बैंकों में मिलने वाले जो सस्ते दर के कर्ज जिससे वो अपने व्यापार स्थापित कर सके उसका है। मैं ये नीतीश बाबू ने जो फैसला लिया
वो ठीक है, मोदी सरकार ठीक है, के मैं साथ समझ चले गया। गए, मोदी जी ने एक तो मिनट पाप अबे, आप बताया दूसरे था अबे उसको, बोल जैसी रहे हैं जाति जी। का जैसे- देखिए, जब बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसी वक्त उस आयोग के एकमात्र दलित सदस्य थे आरएल नायक। उन्होंने कहा था कि इसमें जो कमजोर ओबीसी हैं, कारीगर ओबीसी हैं, उनके लिए आरक्षण की अलग से आप स्पष्ट व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। कर्पूरी ठाकुर ये मॉडल पहले पेश कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने ये बात नहीं मानी। वीपी सिंह ने जब उस आरक्षण को लागू किया, उन्होंने भी इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका नोट ऑफ डिसेंट आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, और बीपी मंडल ने उस पर अपना अफसोस भी जाहिर किया, भाई इनको अपने साथ नहीं ला पाए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरा ओबीसी समाज तकरीबन बराबर के दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पीजेंट ओबीसी है, खेतिहर ओबीसी हैं, और एक कारीगर ओबीसी है। सबसे ज्यादा दुर्गत कारीगर ओबीसी की है। इसी तरह दलित समाज में मजबूत जाति है, जैसे कि जाटव, मैं तो और उसके वो बाद में जातियों में महादलित तो हैं। चलिए बांटेगी राजनीतिक उसके ऊपर जमात। किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, बद्री नारायण, राजनीतिक जमात तो जातों में बांटेगी। मेरा सवाल ये है, युवा शक्ति की जो हम बात करते हैं, उसको सही मायने में हार्नेस करना, उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना, वो पॉलिसी, रणनीति, रोड मैप, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, किसी के पास दिख भी रहा है क्या, या भगवान भरोसे ही है युवा? नहीं, देखिए, युवा को लेकर के हर राजनीतिक दल का एक अपना कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पास पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन उसको कितना इंप्लीमेंट करता है, जो आपने पहले कहा था ना, इंप्लीमेंट कितना करता है। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो 50% पर आरक्षण ही लगता है लोगों को कि एकमात्र रास्ता है इमेंसिपेशन का, एम्प्लॉयमेंट का और बढ़ोतरी का। मुझे लगता है ये बहुत गलत अवधारणा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये एक दो शब्द है, सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव सामाजिक न्याय। यानी सामाजिक न्याय अपने आप में एक एक्सक्लूजन भी पैदा करता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।